हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आरसीआई के नवशिखर चैनल पर। हम एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका एक नए डिस्कशन और एक नए एक्सपर्ट के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसेबिलिटी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में। What are the different kind of the barriers that we do have in our environment, whether it's physical, it's social, emotional or attitudinal, और क्यों ज़रूरी है इन अनेक प्रकार के बैरियर्स को हटाना हमारे एनवायरनमेंट से for disability and to make it a disability friendly environment. And for the purpose in our studio we have Mr. Sanjeev Sachdeva, who is director of Sanjeevni, and along with him we have Mr. Sushil Sharma, who is access advisor of Sanjeevni. I welcome both of you, sir. मैं एक बार हमारे व्यूअर्स को याद दिला दूं डिस्कशन शुरू करने से पहले कि इन केस यू हैव एनी क्वेरीज और इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू आवर एक्सपर्ट रिलेटिंग टू आवर टॉपिक टुडे, यू कैन कॉल अस ऑन आवर टोल फ्री नंबर विच इज 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो सर, आज के हमारे इस टॉपिक को लेके आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? हम शुरुआत करते हैं सुशील जी के चंद लाइनों से ताकि समापन से। मुझको तन्हा बिस्तर पर देख रहा है मेरा कमरा। मुझको तन्हा बिस्तर पर देख रहा है मेरा कमरा। मेरे गम मेरी खुशियां समेट रहा है मेरा कमरा। मेरे कमरे में गुड़िया है, गुड़िया की आंखों का राज है मेरा कमरा। मेरे लिए तो ताज है मेरा कमरा। मेरे कमरे में गुड़िया है, गुड़िया की आंखों का राज है मेरा कमरा। मेरे लिए तो ताज है मेरा कमरा। अभी दर्द तुम पूछने आते मेरा, अभी दर्द तुम पूछने आते मेरा। गर कमरे के संग होता कमरा तेरा। अभी दर्द पूछने तुम आते मेरा, गर कमरे के संग होता कमरा तेरा। कभी कभी लगता है सारी दुनिया है मेरा कमरा। कभी कभी लगता है सारी दुनिया है मेरा कमरा। हमारा बनने से पहले कहीं टूट न जाए मेरा कमरा। हमारा बनने से पहले कहीं टूट न जाए मेरा कमरा। बहुत बढ़िया शर्मा जी। इनफैक्ट हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत इनकी 4 लाइनों से करना चाहते हैं, क्योंकि इसी 4 लाइनों के पीछे सारा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का एक जो इशू है वो छिपा हुआ है। What he has said about is कि एक व्यक्ति जो हमेशा घर की 4 दीवारी के अंदर बंद रहता है, काफी कारण हो सकते हैं उसके बाहर निकलना पाने के, परंतु उनमें से एक प्रमुख कारण जो है वह है कि वातावरण जो है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बैरियर फ्री नहीं है। हम लोग एटीट्यूडनल बैरियर्स की बात कर सकते हैं, हम मानसिकता लोगों की बदल सकते हैं, हम लोगों के बीच में सुधार ला सकते हैं, लोगों के बीच में चेतना ला सकते हैं, परंतु जब बात आती है कि वातावरण, अगर उसमें हमारा आवाजाही नहीं हो सकती, हम लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, जब आप स्कूल ही नहीं जा सकते तो सारा जीवन एकदम मिथ्या सा ही रह जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी, हर कंपोनेंट, हर चीज वहां पर जरूरी है। स्कूल, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट सेंटर, रिक्रिएशन, सड़क, मतलब एक फ्रीली, एक फ्रीडम के लिए एक्सेसिबिलिटी और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आरसीआई ने इसको जो अपने कोर्स में रखा। एक मेरे सामने किताब पड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक्सेस फॉर ऑल है। इसका फर्स्ट एडिशन भी आया था, फिर इसके बाद सेकेंड एडिशन आया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस पुस्तक को पढ़ा होगा। इसके अंदर पूरा एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स है एक तरह से, कि क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो जो हम लोग प्रारंभ करना चाहेंगे उसमें वी वुड लाइक टू फर्स्टली डिफाइन how what is disability, what is impairment and what is handicap। और ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की हम बात क्यों करते हैं, कहां से कंसेप्ट आया, किसने इसके बारे में सोचा, क्या ये इतना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस कहां पर स्टैंड करती है, प्रायोरिटी लेवल पे इसको हम कहां पर रखते हैं। तो अगर हम इम्पेयरमेंट की बात करें, जब हम कहते हैं कि कुछ आपका लॉस ऑफ ए फंक्शन है, आप उसको नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। आपका हाथ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पैरों में चलने की प्रॉब्लम हो सकती है। देन व्हेन दिस इम्पेयरमेंट लीड्स टू व्हेन यू आर नॉट बीन एबल टू डू सर्टेन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दैट इम्पेयरमेंट, जब आप उसको नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, उस इम्पेयरमेंट की वजह से
किसी कार्य को, तो वो आपकी डिसेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, वो तो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया फॉर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। यू बिकम एन हैंडीकैप when you know the environment puts obstacles in realization of your full potential। आपके अंदर पूरा दमखम है कुछ करने का, आप में पूरी क्षमता है करने की, प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है, चाहे आप उसको सशक्त व्यक्ति कहें चाहे वो निशक्त व्यक्ति कहें। आपके अंदर एक अलग टैलेंट है, आप किसी शो को एंकर कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। शर्मा जी के अंदर काव्यात्मक ढंग से अपनी बात को कहने की क्षमता है, शब्दों में पिरो के एक ऑडियंस तक पहुंचाने की क्षमता है, उस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई वे में। मेरे अंदर कुछ और बोलने की क्षमता हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ होती है, परंतु उसको मुखरित करने के लिए, उसको लाइट देने के लिए, उसको अपना स्पेस देने के लिए जरूरी होता है वो घर से बाहर निकले। उसके लिए इंपॉर्टेंट है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। So you mean to say environment has a major role to play in everyone's life? बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। और बैरियर्स तो कई तरह के आते हैं, हर तरह के बैरियर है, हर तरह का ऑब्स्टेकल है, परंतु जो फिजिकल बैरियर्स हैं, मैं, शर्मा जी, हमारे मित्रगण, हम लोग मिलकर आपको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई अपने ब्लाइंड फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपका एटीट्यूड, हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, और जब वो चेंज बिल्डिंग्स में चेंज आ जाएगा, एनवायरनमेंट में चेंज आ जाएगा, तो जो अभी हम विकलांग व्यक्तियों को, डिसेबल लोगों को सोचते हैं कि ये तो दया के पात्र हैं, ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों में, फिर भी कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि भैया ये दया के पात्र हैं, ये चैरिटी के पात्र हैं, ये मॉडल है। दिस इज रॉन्ग। क्योंकि कारण क्या इसके पीछे कि ये इनविजिबल माइनॉरिटी है, नजर नहीं आते, सड़क पे चलते हुए नजर नहीं आते, रिक्रिएशन सेंटर में नजर नहीं आते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नजर नहीं आते, सोशल फंक्शंस में नजर नहीं आते। उसके पीछे जो कारण जो है वो एक्सेसिबिलिटी है, दैट इज अ मेजर फैक्टर। और हमारे जो कानून में संशोधन हुआ, जो एक्ट्स बने, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का जो 1995 में बना, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट का 1999 में एक्ट बना, कहीं ना कहीं हर एक चीज के अंदर एक्सेसिबिलिटी का कंपोनेंट को महत्ता दी गई। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट नो देयर इज अ सेक्शन ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, sections 44 to 46, which talks about certain provisions which are sort of mandatory, I'll say, कि होने चाहिए, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और वो चीज जरूरी है। अभी तो एक बहुत ही सारे वर्ल्ड के अंदर एक नई लहर सी उठी है कि जो अभी मैं बात कर रहा था चैरिटी की, वो शब्द कुछ सोच के ही मैंने यूज किया था, क्योंकि इंडिया ने एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को साइन किया है, उसको रेटिफाई भी किया है। उसके अंदर आर्टिकल 9 है, आई विल रिपीट, इट्स आर्टिकल 9, जो कहता है कि एक्सेसिबिलिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और सारे स्टेट्स को जिन्होंने इसको साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसके लिए खास ध्यान रखना है। और उसमें सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं करी है, उसमें एक चीज और जोड़ दी है, जैसे लाइव असिस्टेंस की बात करी है। लाइव असिस्टेंस का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की आवश्यकता है, तो दैट शुड बी गिवन टू हिम। और हियरिंग जो जिसको सुनने में कुछ दिक्कत है, माय फ्रेंड्स विद विजन इम्पेयरमेंट, दे शुड गेट ए राइटर। तो इट्स ए मैटर ऑफ राइट। अब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। सबसे मजे की बात यह है कि वो जो चैरिटी मॉडल था, कि वो डॉक्टर्स का मॉडल था, अरे ये व्यक्ति तो पेशेंट है, ये व्यक्ति तो बीमार है, उससे उठकर देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट नाउ कि इट्स ए ह्यूमन राइट्स इशू, कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, मानव अधिकार का इशू है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया, जो इस संसार में आया है, अपने साथ जन्म लेते ही वो कुछ अधिकार लेके आया है। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार सिर्फ मात्र जीने का अधिकार नहीं कि हाँ भाई कुछ खाना मिल रहा है, एक डिसेंट जीने का अधिकार।
So you think that because of so much of awareness happening around, there's going to be a attitudinal change in society also? मैं तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि जैसे 10 साल पहले इस फील्ड में हम लोग 10-15 साल हो गए, तो जब हम बैरियर फ्री या बाधा रहित वातावरण की बात करते थे तो मुझे अभी भी याद आता कि मुझे हंसी भी आ गई कि लोग हम पे हंसा करते थे कि भाई ये बाधा रहित वातावरण, आप कितने प्रतिशत लोग हो, कितने लोग बाहर निकलते हो, तो हम इतने लोगों के लिए भैया क्यों इस चीज के बारे में सर खपाई करें। सड़क पे आपको जाना है तो ठीक है, आपके लिए कोई व्यक्ति चला जाएगा, वो जाके दुकान से चीज ले आएगा। आपने बैंक जाना है, भाई तुम क्यों कष्ट करते हो, भाई बैंक वाला अधिकारी घर आ जाएगा। हमने उस मानसिकता को भी देखा है कि मैं बाहर आ जाऊंगा या वो बाहर आ जाएगा। बात उनके बाहर आने की नहीं है। उनके बाहर आने का मतलब है कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को समाज से अलग कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो। राइटली यू सेड। आप सोच रहे हो कि वो समाज का अंग ही नहीं है, भैया इनको बस कुछ कर दो, इनके लिए बस ये खुश रहे। नहीं, सिर्फ पहले माना जाता था कि वो जो विजन इम्पेयर्ड लोग हैं, चल भाई उनके अगर कभी आप जॉब्स के बारे में पढ़े तो बड़े इंटरेस्टिंगली होता है कि बुनाई कर लेगा, स्वेटर बुन लेगा, अचार बना लेगा, कैंडल्स बना लेगा। व्हाट इज दिस? पिछले 10-15 सालों में मीडिया के रोल से, गवर्नमेंट के रोल से, एनजीओस के रोल से, शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व जो सड़क पे जाते जाते भी सबको कहते हैं कि हाँ एक्सेसिबिलिटी, उन जैसे जागरूक व्यक्तियों से जिन्होंने इस इशू को लिया और सभी के समन्वय से, सभी के परस्पर सहयोग के समन्वय से परिस्थितियां बहुत बदली हैं। अब एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात की जाती है, इसको समझा जाता है, इसके बारे में सोचा जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो सर जैसे अभी आपने कहा कि द जनरल परसेप्शन इज के ठीक है तुम लोग घर पे रहो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, बट अल्टीमेटली आई फील दैट द satisfaction that you get from doing something by yourself can't be achieved through other way. I totally agree with you. एक व्यक्ति जो है अगर स्वयं से जाके, अगर दुकान से जिस दिन मैं अपना शेविंग ब्लेड खुद खरीद के आता हूँ, that gives me immense satisfaction कि मैं बिना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हुए अपने जो मेरे साथी हैं या मुझे उनके साथ जाके स्वयं से लेके आया। When I do the shopping myself, वैसे तो शॉपिंग मुझे करनी आती नहीं, इट्स लेडीज लोग ज्यादा करती है, उन्हीं को ज्यादा अनुभव है। तो लेकिन कभी कभी जो छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें खरीदनी होती है, कुछ दवाई लेनी है, किसी दोस्त का जन्मदिन है, और दोस्त का जन्मदिन हो और किसी खास का हो, और फिर किसी को कहे कि यार आप एक छोटा सा तोहफा मुझे ला के खरीद के दे दीजिए, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं कुछ होती है। तो अगर आप अपने दोस्त को साथ ले जाके उस दुकान पे खड़े हो, यार बताइए क्या लेना है डॉक्टर साहब, मैं शर्मा जी को डॉक्टर साहब कहता क्या, यू चूज अ थिंग ऑफ योर चॉइस, उस चीज का एक मजा ही कुछ और, एक सस्पेंस खत्म हो जाता है। टूटना, जब हम साथ जाते हैं तो अपना खुद से अपना लेते हैं, तो फिर दैट रियली चेंज द माइंडसेट। और वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो धीरे धीरे पूरे हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। और एक्सेसिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट टेक्स यू आउट। फ्रीडम है, मोबिलिटी है, ये पंख है, ये ऊंची उड़ान है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और वहां पहुंचे ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। Okay, so I mean, what are the usual barriers that we do find in our environment and how they can be overcome? देखिए, सबसे पहला जो बैरियर जो आता है, एक तो लोगों की सोच काफी बदली है। मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि लोग अब आपको सुनते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि पिछले 10 साल पहले तक हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। हम किसी के पास जाते थे कि भाई ये कर दीजिए, बाधा रहित वातावरण बना दीजिए, वो कहते थे हम कर तो देंगे, बट बाधा रहित वातावरण होता क्या है। हियर कम्स द रोल ऑफ द मास्टर ट्रेनर्स जो ये कोर्स कर रहे हैं। बाधाओं को जानना, बाधाओं को कैसे दूर करना है वो जानना, वो आवश्यक है। तो एक इंफॉर्मेशन लेवल भी सबका होना चाहिए।
और जो अथॉरिटीज हैं वो तो करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड रहती हैं। गो टू देम विद सॉल्यूशंस। आप उनको बताइए कि भाई ये अगर प्रॉब्लम है, इसको इस ढंग से हम इसका निदान कर सकते हैं। दे लिसन टू यू। और यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर ये निर्धारित करता है। जैसे अगर साबुन का विज्ञापन है तो जो लेडीज हैं वो ज्यादा साबुन फ्रेग्रेंस वाला यूज करती हैं, बच्चे यूज करते हैं, तो उनको टारगेट करके वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो यूजर्स बताते हैं नहीं ये अच्छा है तो ये अच्छा है और ये अच्छा है, उसके हिसाब से चेंज करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं एक्सेसिबिलिटी पे, बिल्डिंग्स पे, वातावरण पे, बाह्य वातावरण या अंतःकरण वातावरण, तो उसमें जो यूजर्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इन्वॉल्व करिए, सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व करिए, वुमेन इन ए फैमिली वे को इन्वॉल्व करिए। तो जब उनका इनपुट रहेगा तो एक जो बन के चीज आएगी वो अच्छी आएगी। इसके ऊपर हमारी एक प्रेजेंटेशन है जो मेरे साथ जो मेरे एक्सेस एडवाइजर हमारे मित्र हैं शर्मा जी, वो हम दिखाना चाहेंगे कि बैरियर्स एंड डिजाइन कंसिडरेशंस क्या होते हैं। तो हम लोग पहले आपको बाधाएं दिखाना चाहेंगे, बीच बीच में हम लोग जो आप प्रश्न पूछेंगे उसको करेंगे। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, अब ये जब हम बाधा रहित वातावरण की बात करते हैं तो देखिए उस पर पढ़िए, पीपल विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। ये लोग कौन होते हैं? दे आर पीपल विद टेम्पररी एलिमेंट्स। जैसे आपने पिक्चर में देखा एक व्यक्ति क्रचेस पे है। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट women, families with young children, people those who carry heavy luggage। ये डिसेबल्ड लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसा आप लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बार फेस करते होंगे, कि एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में फाइल है, दोनों हाथ आपके ऑक्युपाइड है, आपको ट्रेन में चढ़ना है। अगर 4-5 सीढ़ियां चढ़ के ट्रेन में चढ़ना है तो आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप सोचते हैं कि दोनों चीजें लेवल पे हो, जैसे मेट्रो है, तो आप आसानी से घुस जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, बट यू आर ए पर्सन विद रिड्यूस मोबिलिटी। तो इसमें इतने सारे लोग आते हैं, जैसे टेम्परेरी एलिमेंट्स में आर्थराइटिस होता है, लोगों को दिखने में नजर नहीं आता। हार्ट एलिमेंट्स होती है, जैसे जो मेट्रो शहर है उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है कि लोगों को हार्ट एलिमेंट रहता है, हृदय की काफी प्रॉब्लम्स रहती है, सांस की तकलीफ रहती है। किसी को अगर लूज मोशंस भी हो जाते हैं तो उनके लिए भी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो ऑल दीज आर व्हाट आई से पर्सन्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हम जब भी किसी चीज को मार्केट करते हैं या कोई प्रोडक्ट को या किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम पहले नहीं बात करेंगे, हम उनकी बात करेंगे समाज के बाकी वर्गों को लेने के बाद। एंड persons with disabilities, they all can come up against any unfriendly environment full of barriers। अब barriers, बाधाएं क्या क्या है, इसके ऊपर जब जो बाधाएं की बात करेंगे तो फिर एक्सेस किसके लिए? क्या सिर्फ मेरे लिए क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूं? गलत। क्या उस जो मेरा मित्र देख नहीं सकता, क्या सिर्फ उसके लिए? गलत। एक्सेसिबिलिटी इट्स बेनिफिट्स एवरीवन। जैसे हमने देखा रिड्यूस्ड मोबिलिटी के लोगों को और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। सो इट्स बेसिकली इसके जो डेफिनेशन जो है, जो उसको हम परिभाषित करते हैं, एक्सेस इज क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट्स इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन वेज विच आर, पहली बात, इक्विटेबल, समान रूप से, समान तरीके से, जिस रास्ते से सभी लोग अंदर आते हैं उसी रास्ते से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी अंदर आता है। दैट इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरी चीज डिग्निफाइड, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि, और उसका यह हक बनता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़े ओहदे पर कार्य करता है, चाहे वो छोटा सा मुलाजिम है, राइट टू डिग्निटी। The same applies to persons with disabilities।
they have a right to lead a dignified life. So access provides dignity. एक व्यक्ति को अगर कोई पकड़ के अंदर लेकर आए, 4 लोग उठा के लाए, तो उसका भी मर्यादा का उसके हनन होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं. सो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिग्निफाइड. देन इट मैक्सिमाइजेज योर इंडिपेंडेंस. अगर आपको दम लगा के, जोर लगा के, हाई शाह करके अंदर घुस रहे, 6 आदमी चढ़ा रहे हैं, ब्लाइंड व्यक्ति को अगर वो अंदर से नहीं पहुंच पा रहा, टकराता हुआ जा रहा है, तो हियरिंग इम्पेयर्ड को पता नहीं चल रहा है तो कि भाई कहाँ न जाने, कोई साइनेजेस नहीं है, तो आपकी एनर्जी जो है, आधा मूड तो वहीं खराब हो जाता है. और जब आपका आधा मूड खराब हो जाता है तो आपकी आपकी आधी एनर्जी भी खत्म हो जाती है. तो इट्स अ वे यू नो एनर्जी कंजर्व करने का. मैक्सिमाइजेज योर इंडिपेंडेंस. किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. हियरिंग इम्पेयर्ड ने देख लिया, बाहर लिखा हुआ है RCI बिल्डिंग, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी. मूक तरीके से, मूक भावना से बता दिया उसने कि मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर आइए. And ultimately, after a certain level of, after a certain point of time, it really boosts your motivation also. Oh yes. जब आपको अच्छा लगता है किसी एनवायरनमेंट में घूमना, जब आपके सही सलामत सेफ्टी, जो अगला पॉइंट जो है इसके अंदर जो आता है कि सेफ, हाँ भाई, आप बिना किसी बाधा के, बिना थके हुए, चेहरे पे थकान हो, भैया अरे बाबा बुढ़ापा आ गया, ये तो फिर दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. आई एम स्टिल यंग. तो सेफ्टी की बात है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी अफोर्डेबल. जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से हो. It should be affordable. काफी चीजें हैं जो मैंने जापान में देखी हैं, कनाडा में देखी हैं, बैंकॉक में भी देखी हैं, तो काफी एडवांस हैं. उस लेवल पर हम अभी नहीं पहुंचे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमको, लेकिन हम लोग अपने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, अपने देश की इकोनॉमी को देखते हुए, लोकल इनोवेशंस करते हुए, हम डेफिनेटली एक्सेस की बात कर सकते हैं. Yeah, and some of the examples are visible also these days. Like we do have a metro or the low flow buses that we have. So it means that we're moving towards in a right direction. डेफिनेटली वही मुझे चीज याद आती है जब मेट्रो की बात हुई थी सन 2002 में. 24 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था. तो आई वॉज वन ऑफ द प्रिविलेज्ड फ्यू कि जिन्होंने पहले दिन इस पे मेट्रो पे ट्रेवल किया था. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरे साथ हम लोग मिलके कार्य करते थे, तो क्रेडिट गोज टू हर बेसिकली, अंजलि को. तो दिल्ली मेट्रो वाज एन एग्जांपल. उसमें भी क्या किया, उन्होंने यूजर्स को इन्वॉल्व किया. हम लोग ट्रेनिंग लेके आए थे बैंकॉक से, तो मेट्रो को अप्रोच किया, तो मेट्रो ने कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए. जब कोई आपसे पूछता है तो तब जिम्मेवारी किसकी बन जाती है, हमारी बन जाती है. तो फिर हमने उनको बताया कि इस तरीके से हमको अगर होगा तो अब बढ़िया रहेगा. दे एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि भाई फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली फीचर्स होने चाहिए. अभी भी, और देखिए कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, हमेशा एक स्कोप रहता है, क्योंकि एक्सेस जो है वो थमा हुआ एक वो नहीं है, तालाब नहीं है, वो तो बहती हुई एक नदियां है, बहती हुई स्ट्रीम है. रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ आता है. लो फ्लो बसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब पहली बस आई थी IIT दिल्ली के अंदर, तो वो हमको टाटा ने जो बनाई थी हमको दिखाई गई थी. तो तब IIT दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में प्रोफेसर दिनेश मोहन है और डॉक्टर गीतम तिवारी हैं. उन्होंने आमंत्रित किया एज यूजर्स हमको, और भी काफी लोगों को इनवाइट किया. देखिए क्या बढ़िया कोऑर्डिनेशन की चीज है. एकेडमिशियंस हैं एक तरफ जो सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, एक तरफ यूजर्स हैं, एक तरफ बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तरफ रोड ट्रांसपोर्ट के लोग थे. तो अगर सभी लोग एक टेबल पर बैठ के और एक कोऑर्डिनेशन से परस्पर समन्वय बहुत होना जरूरी है. और मेरा तो ये मानना है कि अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहे तो बढ़िया रहता है. तो जैसे लो फ्लो बसेस जो अब आई हैं उसमें हमने और चेंजेस सजेस्ट किए, दे हैव इंक्लूडेड इट. तो वो एक यूनिवर्सल डिजाइन की बात हो गई, वो सिर्फ किसी निशक्त जन के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरीबॉडी. Now, can we have a look at the barriers? Yeah, sure. Yes, Dr.
जैसे चित्र से ही पता चलता है कि काफी सारी सीढ़ियां हैं, तो व्हीलचेयर यूजर के लिए, जो लोकोमोटर इम्पेयर्ड है उनके लिए मुश्किल है। कर्व्स ये भी दिक्कत करते हैं। रास्ते में लोग जो है, जो पेडेस्ट्रियन पाथवे होता है, जो लोगों के चलने की जगह है, वहां पर अपनी अपनी गाड़ी जो है पार्क कर देते हैं, तो वो भी सबके लिए असुविधा होती है, चाहे वो निशक्त हो चाहे सशक्त हो। हाई कर्व्स होते हैं साइड पे है, तो उनका लेवल ज्यादा रहता है, तो लोकोमोटर इम्पेयर्ड के लिए प्रॉब्लम रहती है। अगर इसमें देखेंगे तो बस स्टैंड से बस काफी दूर खड़ी हुई है, एक हाई कर्व है, उस पे एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 साल का, वो उस पे कैसे चढ़ेगा। इस तरह के काफी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो छोटा टाउन हो, हर जगह देखने को मिलता है। सड़क पे जैसे ओपन स्पेसेस करते हैं, जहाँ जिसे कहते हैं पानी निकालने के लिए सीवर की व्यवस्था होती है, वो भी थोड़ा गड़बड़ रहती है। जो मेरे मित्र देख नहीं पाते हैं उनके लिए तो काफी खतरनाक चीज हो जाती है कि रास्ते में कुछ ओपन स्पेसेस हैं, मैन होल्स हैं, खुले हुए हैं। जिससे इसमें फिर दर्शाया गया है कि जो व्हाइट केन जो है, अगर वो उसमें ग्रेटिंग्स कहते हैं इसको, जो छेद आप देख रहे हैं, तो अगर ग्रेटिंग्स बड़े होंगे तो उसमें छेद में व्हाइट केन फंस सकती है। इसी के साथ साथ जो व्हील चेयर्स होती हैं, उनके जो फ्रंट कैस्टर्स, फ्रंट व्हील्स होते हैं, वो इसमें अटक सकता है, तो असुविधा होती है उसके अंदर चलने के अंदर। अब हमने सीढ़ियां बनाई, या हम देखते हैं ऊपर फुट ओवर ब्रिजेस बनाए, तो उनके नीचे का स्थान कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति है या पर्सन लो विजन का है तो वो इससे टकरा सकता है। जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की तरफ हैंडल होनी चाहिए दोनों तरफ, बीच में अचानक एब्रप्टली खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नीचे उतर रहा है उसको एकदम उसको पकड़ के उतरता है, तो अचानक सीढ़ियां तो भी रहती है और वो हैंडल खत्म हो गया तो गिरने का चांसेस है। हम बुलार्ड लगा देते हैं, कहीं देखेंगे सड़क के ऊपर, आप दिल्ली में तो कॉमन देखेंगे, लेकिन उसके अंदर से एक व्हीलचेयर यूजर या क्रच यूजर या जो चार जिनका वो वॉकिंग फ्रेम्स लेके घूमते हैं, वो लोग नहीं इस पे अंदर जा पाते। तो एक सिविक सेंस की भी बात है इनफैक्ट, और इसको थोड़ा साइज भी बढ़ाने की बात है कि साइकिल वाले घुस जाते हैं या स्कूटर वाले, तो वो भी सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से देखिए, अगर वो एलिवेटर्स हैं तो अंदर जाके ऊपर चढ़ के कैसे जाएंगे। टेलीफोन्स हैं, टेलीफोन्स रीच में नहीं है, काफी दूर है। हाँ, ये चित्र मुझे अपना काफी याद दिलाता है। ये 1996 में एक यूएन एस्कैप का एक प्रोजेक्ट हुआ था दिल्ली में, उसके अंतर्गत 1 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा आईटी है उसके आसपास का एरिया सेलेक्ट किया गया था। तो ये तब का 1996 में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि बाधा रहित वातावरण, तो दैट वाज द पिक्चर टेकन एट दैट टाइम। ओके, बिफोर वी मूव ऑन और हम जाने के और कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं और उन्हें किस तरह से रिमूव करना है, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड वील बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं
जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Hello and welcome back after the break. Let me remind our viewers that if you have any queries or if you want to ask any question to our expert regarding our discussion for today, you can call us on our toll-free number, which is 1-800-11-2008. Our landline number is 265-11613 and our fax number is 265-11609. तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे what are the different kind of the barriers that we do find in our environment, which is not only restricted to the physical barrier but it is also beyond that, whether it's an emotional barrier, attitudinal barrier or mental barrier. एंड जब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं सो यहाँ पे हमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड for persons with a disability but also for the persons with a reduced mobility or in short we can say that for everyone. So break पे जाने से पहले जैसे कि हम barriers के बारे में बात कर रहे थे, so सुशील सर मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि what's your take on this barrier and barrier free environment? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं जब हम, तो ज़्यादातर तो एक फैशन सा बन गया है कि हम लोग बाहर के ही उसको कॉपी कर लेते हैं कि बाहर वालों ने जो तरक्की की है उसको ही सेम टू सेम इंडियन उसके ऊपर ले आते हैं बात के ऊपर।
वो हम बात अभी थोड़ी देर में बाद में करेंगे कि भारतीय संदर्भ में हमें एक्सेसिबिलिटी की बात कैसे करनी है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसके लिए क्या सोच है हमारे यहाँ पे, हमारे साधन क्या है यहाँ पर, हमारी लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर, हमारा समाज उसे किस तरीके से लेता है। क्योंकि जब हम बाहर की बात करते हैं, हमारा देश स्टार्टिंग में साइकिल के ऊपर था, तो साइकिल के ऊपर हम लोग चलते थे। हमारे जो डिज़ाइन थे अपनी कॉलोनीज़ के या अपने मार्केट के, तो उसके हिसाब से रखे गए थे। अब समाज ने एकदम से तरक्की की है, तो यहाँ पर साइकिल की जगह मारुति ने ले ली। मारुति के बाद में और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज की ज़रूरत है। जब साधन बड़े हैं हमारे बाहर की तरह, तो हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज की ज़रूरत है। इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बाधाएँ दिखाना चाहूँगा, जो संजीव जी दिखा रहे थे बाधाएँ। ये जैसे यहाँ पर एक फोटोग्राफ में दिखा रहे हैं हम लोग कि व्हीलचेयर यूज़र है, तो उसके लिए जो आगे हम लोग लगाए हुआ कहते हैं काउंटर्स है, वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि खड़े हुए लोगों के लिए तो ठीक है, जब व्हीलचेयर यूज़र के लिए उसको बहुत जो बड़ी बाधा बन जाता है। जब फेस टू फेस बात नहीं हो पाती, तो टिकट लेना या कुछ काम करना या कुछ ऑर्डर करना, हाँ, तो वो बड़ा दिक्कत देता है उसके लिए। ऐसे मतलब इस टाइप के डिज़ाइन हमें तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर ये वही चीज़ दिखाई जा रही है कि स्मॉल जिसकी मतलब छोटी शॉर्ट टांगे हैं, उसके लिए कितना बड़ा मतलब वो उसके ऊपर लटक के मतलब टिकट ले रहा है। यहाँ पर कितनी बड़ी बाधा है। अगर बच्चे हैं, हम ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन के हिसाब से, जिसको इजीली मतलब हर जगह हर आदमी की रेंज में हो, सामने के फेस टू फेस बात कर सके। ये नहीं जैसे संजीव जी ने अभी बात की थी कि मैं अपने फ्रेंड के लिए कोई लेने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं शॉप में नहीं जा पाता। हमें डोर्स कैसे रखनी है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। इसके बारे में सोचना है कि शॉप के डोर्स कैसे होने चाहिए और उसमें रैंप्स कैसे होने चाहिए, इस बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर एक शॉप के सामने एक स्टेप बना हुआ है, एक स्टेप बैरियर है बहुत बड़ा। ये स्टेप से और उसमें अगर डोर बाहर को खुलता है तो और ज़्यादा बैरियर हो जाता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। टेलीफोन बूथ के पास में अंदर जाने से पहले भी एक वो स्टेप बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि डोर की विड्थ कम है, डोर की चौड़ाई जो है व्हीलचेयर यूज़र इसमें जा ही नहीं पाएगा। अगर टॉयलेट में जाना है या कहीं पर उसे रूम में दूसरे रूम में जाना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बाधा है ये यहाँ पर यूरिनल्स में हम दिखा रहे हैं कि ये एक स्टेप जो है यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसके डोर्स की भी चौड़ाई कम लग रही है। जैसे ये बहुत बड़ी बाधा बन जाती है जब एक ओल्ड एज हो या विकलांग व्यक्ति, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए बहुत दिक्कत है ये। अब यहाँ पर ये टॉयलेट दिखाया है, जो क्रेचिस यूज करते हैं उनके लिए नीचे का एक स्टेप जो है कितनी बड़ी बाधा है। दिस इज ट्रू। ये जो कहते हैं ग्रैब बार्स बनाई गई हैं, ये भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसके नहीं है, जो बाहर के डिज़ाइन भी हैं या उसके जिससे इजीली एक्सेस कर सके, ऐसी नहीं है ये। अब ये गमले रखे हुए हैं, हम लोग शो बनाने के लिए गमले रख देते हैं। जब ब्लाइंड पर्सन स्टिक के साथ में आ रहा है या क्या है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। मेन उसके डोर को ब्लॉक करने के लिए साइकिल रखा हुआ है। कई बार होता है कि फर्श बहुत स्लिपरी होते हैं, हम लोग बहुत स्लिपरी दिखाने के लिए शो के लिए हम लोग बना तो देते हैं, बट इसके ऊपर एक्सेसिबल आसानी से नहीं जा सकते, फिसलन बहुत होती है। I think it's for everybody कि फ्लोर इतना स्लिपरी होता है, so anyone can fall on that. अब जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर व्हीलचेयर के ऊपर यूज़र के लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर ले जाना। इनको लाने के लिए 2-2, 3-3 इंसान लाए लेके पूरा एक कुश्ती लड़ रहे हैं उनके साथ में। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कि व्हीलचेयर पे सीढ़ियों पे चढ़ाना एक बहुत बड़ी गेम हो गया है। तो एक व्हीलचेयर यूज़र को क्या फील होता होगा, दूसरे जो देखने वाले 4 लोग रुक के देखते हैं इस चीज़ को, तो उसमें बहुत अजीब सा लगता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्यों ना बना दिया जाए कि इजीली गर्व के साथ डिग्निटी से वो अपनी बात को कहने के लिए जहाँ जाना चाहता है वो जा सके, डिग्निटी के साथ एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंटली।
इंडिपेंडेंस इज द की वर्ड। Yeah. इस बीच में वो सब बीच में- बना देते हैं। सबवे के बीच में जैसे एक वो लगाया हुआ है, इन्होंने रॉड लगाया हुआ है कि ना जा सके, मगर ये भी एक बैरियर बन जाता है। विंडोज खुल जाती हैं जनरल एरिया में, जो जाने वाले के लिए ब्लाइंड पर्सन नीचे तो स्टिक से अपना देख सकता है, बट विंडो उसकी आंख में लग सकती है, मुंह पे लग सकती है, कहीं भी चोट पहुंचा सकती है उसको। एसी लगे होते हैं रोड के ऊपर, इनकी हाइट कम से कम इतना होना चाहिए कि पूरा एक इंसान जो है आराम से जा सके इसके लिए। ये भी एक बाधा है हमारे लिए। ये साइनेजेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये साइनेज, इस सोचिए किस चीज का साइनेज है। अगर मेरे जो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो अगर वो इसको पहचान सकते हैं किस चीज का साइनेज है, तो मैं उनको यहाँ से एक चॉकलेट स्पेशल कुरियर करके भेजूंगा। ये पहचान के मुझे बता दें किस चीज का साइनेज है। ये साइनेज जो है Is it for a इनफैक्ट कुछ senior citizen? I don't know. मेक सम वाइल्ड गेसेस। यस स्तुति, यू टेल मी। It may be for I can see the stick, which is there. So is it for a senior citizen? I don't know. और सोचिए, चलिए मैं आपको और एक दो ऑप्शंस और देता हूँ। You give me some options, I'll choose. No, I'll give you decide, आपको क्या लगता है इसको देखने के बाद कि ये किस चीज का साइनेज हो सकता है? See what all I can make out from the figure is just a stick, and there's this person who's in a sitting position, I guess. चलिए, तो आपका मैं ज्यादा और समय नहीं लूंगा। इतना दिमाग करेंगे तो सही में बहुत टेंशन हो जाएगी। ये जो साइनेज जो है, ये किसी ने गलती से फॉर फ्रेंड्स जो डिसेबिलिटी का जो लोगो है, एक्सेसिबिलिटी का, ये उसका साइनेज को बनाने की कोशिश की है। It is totally wrong. I But think you can't actually make out what the Yes, sign is, yes. तो साइनेज से तो सारी चीज बिना कहे ही बयां हो जानी चाहिए। Exactly. तो मुझे वो कल हम कहीं बात कर रहे थे तो एक बिहारी का बिहारी सत्सई का एक दोहा याद आ गया उसपे साइनेज के ऊपर। वो भी बिना, वो दूसरी तरह की साइनेज है। वो था क्या था? इशारों की भाषा। हाँ, इशारों की भाषा। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात। Means there are hundreds and thousands of people in a room and there is a boy and there is a girl, लड़का लड़की है, तो वो एक दूसरे को कहत नटत रिजत, उसको इशारा करते हैं भैया कि क्या करें। वो पहले कहते खींच जाती है, नहीं, वो उसको बोलता नहीं ऐसे नहीं, तो तुम इधर आ जाओ, नहीं। तो बड़े हिंदी जो हमारे दोहे हैं वो भी एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में आज हम यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत रिजात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। तो नैनन ही से बात, इससे आप आंखों की भाषा से बात करते हैं। तो एक साइनेज जो है, एक साइनेज बिना कुछ कहे वही सारी बात बयां कर देते हैं कि खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो साइनेज देखकर हम उसका खांचा ढाल लेते हैं। तो ये जहां ये लगा हुआ था, वो इसका मतलब उस बिल्डिंग के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी किस ढंग से दिस इज रॉन्ग। एक्सेसिबिलिटी का सिंबल हम अभी आपको डिजाइन कंसिडरेशंस में दिखाएंगे। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को ये चीज बयां करने के लिए। जैसे पार्किंग में प्रॉपर गाड़ियां नहीं खड़ी हुई, और प्रॉपर कहते हैं एक पार्किंग में जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जहाँ साइनेज होना चाहिए, जिससे पता लगना चाहिए कि डिसेबल पर्सन के लिए कौन सी जगह है, फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए कौन सी एक रिजर्व जगह है पार्किंग में। वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सब लोग हम चाहते हैं कि बाहर आएँ, यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, जॉब पे जाएं। ये भी गलत है। ये वही आगे लगा रखे हैं, जैसे बैरियर्स बना दिया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसके बारे में एक शर्मा जी आपको ध्यान होगा, हमने ये सबवे का जब किया था, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो स्तुति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको इसमें क्या लग रहा है कि क्या कोई बैरियर नजर आ रहा है आपको? चलिए हम आपको थोड़ा सा इम्तिहान मजाक में लेते हैं। आई थिंक एक तो फ्लोर बहुत स्लिपरी नजर आ रहा है, विच इज प्रीटी विजिबल। चलो एंड एक चीज और सोचिए, आप सबवे के अंदर अगर प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको सामने कुछ चीज इसमें
क्या चीज नजर आती है, क्या लगता है आपको? आई थिंक सबवे में लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज ऑलरेडी देयर। वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड स्तुति, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये इनफैक्ट जो लाइटिंग होना जरूरी है, क्योंकि सामने जब लाइट का जो ग्लेयर पड़ रहा है ना, इसको विजुअल पर्पल इफेक्ट कहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें जो है ना वो दे आर नॉट इवन एबल टू सी कि क्या आगे क्या है, तो विजुअल पर्पल इफेक्ट कहते हैं, तो चौंधिया जाती है। तो ये ग्लेयर भी जो है ग्लेयर वो आपको किसी भी लो विजन वाले व्यक्ति को या जो जिनको चश्मा लगा रहता है उनके लिए प्रॉब्लम होता है, तो लाइटिंग एडिक्वेट लाइटिंग होना। वेरी गुड स्तुति, आई गिव यू 8 मार्क्स फॉर दिस आंसर, वेरी गुड। यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे फर्श है, स्लिपरी है, इसमें मैट फिनिशिंग होना चाहिए। तो मैट फिनिशिंग, इसकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट ना हो, स्लिपरी भी नहीं होगा, मैट फिनिशिंग होगा तो इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है ना, वो आंखों में पड़ रही है और हमें पता नहीं लगता कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और डायरेक्शनल एक भ्रम सा बन जाता है। एग्जैक्टली, भ्रम वाली जो बात जो है वो असल में सही शब्द है इसको समझाने के लिए। ओके। यहाँ पर जैसे पानी पीने के लिए बना रखा है ये, तो ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इसमें लीवर हैंडल होने चाहिए। हम लोग लीवर हैंडल का यूज़ करते हैं कि जिसको हाथ में भी थोड़ी बहुत शक्ति कम है तो वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। लीवर हैंडल होने चाहिए प्रॉपर, इसके नीचे जैसे वो है गन सा है वो सफाई होनी चाहिए, और स्लिपरी नहीं होना चाहिए पानी पीने की And जगह। moreover, because it's for drinking water, it should be Hygienic, hygienic. Because yes. when I looked at the picture, I thought maybe it's for washing hands. पीने से हाँ। पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। I agree Yeah. with you, yes. ये टर्न स्टाइल डोर्स रहते हैं। Right. तो आजकल हम जैसे मॉल में हम लोग जब जाते हैं, शर्मा जी मुझे लेके जाते हैं, तो हम इस तरह के टर्न स्टाइल डोर्स काफी देखते हैं मॉल्स में या एयरपोर्ट्स पे। तो ये भी दूसरों के लिए किसी देखने में अच्छे लगते हैं पर दूसरों के लिए बाधा बन जाते हैं काफी लोगों के लिए। जो धीरे व्यक्ति चलता है या लो विजन वाला व्यक्ति है या कोई बच्चा है मान लीजिए 2-3 साल का, वो अचानक इसमें फंस गया, मम्मी का हाथ से छूट गया, तो उसको चोट लगने का जो है वो चांसेस रहता है। ये तो ये भी डॉक्टर साहब ये भी एक तरह का वो बाधा ही है, का बाधा मामला ही है इसको। एक तो ये इसलिए लगाए जाते हैं कि बाहर अंदर की एयर बाहर ना आए, बट मतलब आज के संदर्भ में दूसरे प्लेन डोर यूज़ करें हम लोग, वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। इसमें किसी बच्चे की बाजू भी कट सकती है आके, जैसे मिस हैपनिंग होती है, मेट्रो में हुआ, पीछे कोई गिर सकता है या कुछ है, तो इसमें भी बड़ा रिस्की है ये। और व्हीलचेयर इसके कैसे क्रॉस करेंगे हम लोग, अगर व्हीलचेयर यूज़र है या स्लो चलने वाला पर्सन है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है इसमें चलने के लिए। अब ये कुछ पिक्चर्स और दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे रैप जो है हम लोग घर के आगे जो बनाते हैं, या स्कूटर के लिए या कार्ट के लिए, मूवी फाइल से किसी कारणवश नहीं चल पा रही है अभी हमारे से, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जैसे कार्ट के लिए या स्कूटर के लिए हम लोग करते हैं, तो स्लोप जो है वो जो 1:3 क्या होता है ये 2 मिनट के बाद समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी यहीं पर करेंगे उसको। ये रैंप के आगे जो यहाँ पर वो है जगह है वो इक्वल नहीं है, उसमें झटका लगता है व्हीलचेयर यूजर को। व्हीलचेयर में शॉकर तो होते नहीं है, शॉक ऑब्जर्वर नहीं होते, तो उसमें जो एक छोटा सा भी झटका है ना, व्हीलचेयर यूजर को बहुत बड़ा झटका के रूप में पड़ता है वो। ये प्रॉपर रैंप है, बट इसका वो वहां पर पहले ही छोड़ दिया गया है, जो साइड में हैंडल्स बनी हुई हैं वो पहले ही खत्म हो रही हैं, बट इसका वो I ग्रेडिंग think we सही saw है। the same thing in that staircase also. Yeah. कि हैंडल पहले ही खत्म हो पहले गया खत्म and हो stairs गया। were still there. और ये इसका ग्रेडियंट Yeah. 1:12 में बनाया गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें व्हीलचेयर यूजर खुद स्वयं से विदाउट किसी मदद के ये ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है। जो दरवाजा छोटा होता है और जल्दी से बंद हो जाता है, तो वो भी एक दिक्कत करता है। डोर क्लोजर यूज करते हैं ना जैसे, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ। अगर जब हमने बैरियर्स के बारे में जान लिया कि क्या क्या अवरोध आते हैं, उन अवरोध को दूर कैसे करना है और क्या क्या डिजाइन कंसिडरेशंस हम जब किसी भी बिल्डिंग को देखने जाते हैं तो उसमें ढूंढते हैं और करने रिमूव करने का प्रयास करते हैं, क्या क्या
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे देश के स्टैंडर्ड्स हैं. तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हु वांट्स टू कन्वे टू द गवर्नमेंट कि भाई हमें क्या चाहिए. तो ये डिजाइन कंसिडरेशंस में मैं चाहूंगा कि वो इसको ध्यान से देखें. और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जैसा बताया, और आपके स्क्रीन पे नीचे नंबर भी आ रहा है, उस नंबर पे आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं. जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीजों के ऊपर ध्यान करते हैं. जैसे बाह्य वातावरण में हम देखते हैं तो उसको कर्व्स कहते हैं. जैसे बाहर की जो पट्टी होती है, पेमेंट जो होती है, उसमें कर्व कट्स की बात करते हैं. सेकेंडली वी लुक आउट फॉर पार्किंग, एक सेफ पार्किंग जहां पे व्यक्ति उतर के डिग्निफाइड तरीके से ध्यान पूर्वक अंदर जा सके. थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अप्रोच रैंप्स, कि अगर वहां पर कुछ स्टेप्स हैं तो उस पर रैंप कैसा बनाया गया है. अनदर पॉइंट व्हेन वी लुक इनटू अ बिल्डिंग इज दीज आर स्टेप्स एंड स्टेयर्स, कि सीढ़ी है या सीढ़ियां हैं. ऊपर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं या सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, उनका साइज कितना है, उस पर दोनों तरफ हैंड रेल है या नहीं है. लिफ्ट है, लिफ्ट का साइज कितना है, कार साइज कहते हैं उसको, कार साइज वर्ड यूज करते हैं हम. उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या वो नेत्रहीन बंधुओं के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ रैंप से पे नहीं खत्म हो जाती. इट इज ऑल्सो फॉर हियरिंग impaired people with learning disabilities, for everybody, and as it benefits everyone, persons with disabilities में सारे ग्रुप्स को. साइनेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉरिडोर्स कितने खुले हैं, क्या उसमें एक व्हीलचेयर पे जो व्यक्ति जा रहा है वो किसी के लिए रुकावट तो नहीं बन रहा. एक्सेस फॉर वन शुड नॉट बी ए हर्डल फॉर ऑब्स्टेकल फॉर अनदर. तो सबके लिए मूवमेंट रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. डोरवेज, दरवाजे कितने बड़े हैं, उनकी विड्थ कितनी है. टॉयलेट्स कैसे हैं, टॉयलेट्स में क्या व्हीलचेयर घूम सकती है, क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने एक वॉकिंग फ्रेम के साथ अंदर जा सकता है, क्या क्रचेस पे एक व्यक्ति जा सकता है, क्या वुमेन जो इन फैमिली में है, जो कि गर्भवती महिला है, वो उस टॉयलेट को यूज करना चाहती है, वो जा सकते हैं. तो टॉयलेट को हम सिर्फ मात्र टॉयलेट मान के ना चलें, इससे फैमिली टॉयलेट, कि सबके लिए टॉयलेट, उस टॉयलेट की हम बात करते हैं. सर्कुलेशन स्पेस की बात जैसे मिस्टर शर्मा अभी कर रहे थे, कि खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती हैं, कॉरिडोर जैसे बाहर की तरफ बाहर खोलते हैं, और आपको जब लिखने का डेस्क वाला साइन होता है कितनी हाइट पर है उस पर आप लिख सकते नहीं. पब्लिक फैसिलिटीज पे टेलीफोन है, राइटिंग काउंटर्स है, पानी पीने की ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो है. तो ये सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटीज में आती हैं. और एक्सेसिबिलिटी इज नॉट अबाउट एंटरिंग इनटू ए बिल्डिंग, सिर्फ अंदर घुस गए, घूम लिए, काम फिर कर लिए. नो, it's about, and it's a very very important point, my dear friends and students, those who are watching this program, to safely exit or get yourself evacuated from the building. अगर कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल आ जाता है, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, तो उसमें इवैक्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्सेसिबिलिटी और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जो है, ये सब पॉइंट से कवर करता है. ओके, सो हम डिज़ाइन कंसिडरेशंस के बारे में और आगे जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ. बट बिफोर दैट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दैट. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है.
बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिजाइन कंसिडरेशंस की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं टू मेक इट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड। हमारा टोल फ्री नंबर है उसके लिए 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो जारी करते हैं। डिजाइन कंसिडरेशंस की हम बात कर रहे थे सर। सो यू वर टेलिंग अस अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉडिफिकेशंस। सो व्हाट आफ्टर दैट? Yes, thank you, Stuti. Thanks. It was a much needed break, sir, because this is a very important topic now for another half an hour जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में।
एक्सटर्नल इंटरनल मैंने जो आपको बताया कर्व्स के बारे में, वील हैव एक छोटा छोटा इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट। जैसे कर्व्स हैं, जैसे इसको देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा कि 1:10 का फ्लेट साइड्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे जो पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट है उनके लिए टैक्टाइल क्लूज चाहिए यहाँ पर, और जो लोकोमोटर इम्पेयर्ड है उनके लिए एक पेव्ड सरफेस, ताकि वो इजीली अपने आप जा सके इंडिपेंडेंस के साथ। ये उस तरह एक एग्जांपल भी है जो हमने नोटिस किया था, इसका क्लिक किया पिक्चर। सेकंड चीज जो है वो पार्किंग है। पार्किंग के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जहां से जैसे गाड़ी से उतरते हैं तो उसके साथ में 1.2 मीटर्स की जगह होनी बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे भाई इसके लिए क्यों जरूरी है? अगर 3.6 की जगह है तो 1.2 आपको और क्यों चाहिए? दिमाग में आता है क्योंकि आप गाड़ी से जो सेल्फ ड्रिवन गाड़ी है, जो मेरे दोस्त गाड़ी को चला सकते हैं, वो राइट हैंड साइड पे उनको जगह चाहिए। गाड़ी से दरवाजा खोल के व्हील चेयर पार्क अपनी करके उस पर ट्रांसफर होने के लिए राइट। वो चीज जरूरी है। और जो लोग असिस्टेड होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी उनको जगह चाहिए, सेफ जगह चाहिए, ट्रैफिक की मूवमेंट वहां नहीं होनी चाहिए। तो पार्किंग जो है वो 30 मीटर मेन एंट्रेंस के पास होनी चाहिए, ताकि मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना पड़े। धूप होती है, कई बार बारिश हो सकती है, तो अगर कवर्ड हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और इसका फोटोग्राफ में अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम जैसे कर्व कट लीड्स टू अ पार्किंग, जमीन पे साइनेज अगर इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और काफी स्टेट्स की ट्रैफिक पुलिस जो है, जो वाहन जो है डिसेबल्ड व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर है, उसके लिए एक स्पेशल स्टिकर भी इशू करती है। ओके। तो वो उस पे करते थे। अब देखिए जमीन पे एक ब्लू कलर से व्हील चेयर का एक्सेस सिंबल बना हुआ है। राइट हैंड साइड पे जो गाड़ियां हैं उसके लिए वो आइल स्पेस कहते हैं, उतरने की जगह है। और एक ऊपर पोल के ऊपर भी एक साइनेज है ताकि दूर से लगे, और जब येलो लाइन लगा दी तो उसके अंदर कोई और पार्क नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी हमने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बाहर की कंट्रीज में मैंने देखा वहां पे काफी हैवी पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। कनाडा में मैं एक बार जाने का मुझे अनुभव हुआ, तो वहां पर मुझे बताया कि 2 लाख रुपया उनको जुर्माना देना पड़ता है कि चाहे 1000 गाड़ियां खड़ी हैं और 5 लोगों के लिए पार्किंग है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यू कांट पार्क एंड यू विल नॉट पार्क। एक तो अपनी सिविक सेंस है, एक आप समझते हैं कि हाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है। दूसरा एक उसके ऊपर कंट्रोल्ड है, एक गवर्नमेंट का भी रूल है, एक हैवी फाइन्स वो भी है, तो वो उसको लोग अवॉइड करते हैं। इसमें जो अब जो नेक्स्ट जो चीज आती है अप्रोच रैम्प्स की आती है। अप्रोच रैम्प्स में काफी तरह के रैम्प्स होते हैं। जैसे 1 जो हमने पहले दिखाया 1:3 ठीक नहीं है, 1:8 भी ठीक नहीं है, 1:10 भी ठीक नहीं है। इसमें जैसे 1:12 का है, 1:20 का है। 1:20 में कम ताकत लगानी पड़ेगी। अब स्तुति ये आपने मुझसे पूछा नहीं कि संजीव आप ये क्या कह रहे हो 1:12 और ये क्या होता है। बट आई वाज वेटिंग बिकॉज़ यू टोल्ड अस कि यू एक्सप्लेन दैट इन लेटर। चलिए आप एक अपनी किताब ऊपर करिए, ये वाली कॉपी ओके खड़ा करिए, नहीं बंद करके थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए इसकी हाइट जो है 1 फीट है, ऐसे थोड़ा सा करके हाँ सीधा कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए। 1 फीट है, ठीक है। अभी 1 फीट नहीं लग रही, जितना भी है। आगे जो रैंप जो बनेगा नक्शा बना के दिखाएंगे, इट विल बी अबाउट 1:12। 1 फुट की ऊंचाई, आगे 12 फुट की ढलान। ऑलराइट राइट, ठीक है। अब आप एक बार करके दिखाइए। ओके मान लीजिए 1 फीट की है, आप एक्सप्लेन करके बताइए। ओके सो सपोज द हाइट ऑफ दिस थिंग इज 1 फीट, तो जो स्लांटिंग जो रैंप आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 12, सो दिस इज लाइक 1:12 का। कितने फीट आगे जाएगा? 12। और अगर 2 फीट है तो फिर 24। 3 फीट है then 12 3s are 36. Oh, very good. I think again you deserve a chocolate from our side. This is very good. She has understood the concept well. So I believe that the audience there and my students there also understood this point. कि अगर 1 फीट का अगर ऊंचाई है
तो आगे जो रैंप जो जाएगा वो 1:12 है। So और 1:12 is the average thing. एवरेज थे, ये मिनिमम, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इससे बढ़िया मिल जाए 1:20 मिल जाए, वाह 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 वाह, वो तो उसको कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल भी दम नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, आप हल्के हल्के से उसमें लैंडिंग चाहिए होती है इनफैक्ट, ऑलराइट। कि ये नहीं कि आपने 15 फीट ऊपर जाना है तो एक ही झटके में पहुंच जाओगे। 750 सेंटीमीटर के बाद आपको वो चाहिए। और जहां जगह का अगर अभाव हो रहा है, तो ये सामने जो आप पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप एल शेप रैंप भी बना सकते हैं, आप डॉग शेप रैंप भी बना सकते हैं, आप दूसरे लेवल से बना सकते हैं। पहले सीधा लाए, नीचे गए, लैंडिंग दिया, फिर नीचे उतारा। तो दीज आर जस्ट टू शो यू सम एग्जांपल्स कि कैसे कैसे रैंप जो है होते हैं। इस तरह के ये भी जैसे रैंप्स घर के आगे से बनाते हैं, तो दीज आर वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। वुडन रैंप्स बना लिए, ज्यादा आपने जो लोकली मेड अवेलेबल जो आपके पास मटेरियल है, आप उसका भी बना सकते हैं, वुडन बना सकते हैं, कंक्रीट मिलता है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, रैंप 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 करते रहते हैं। ये राम राम की तरह रैंप 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 कई लोग करते हैं, तो थोड़ा सा सभी का ध्यान रखना चाहिए। स्टेप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द रैंप। ये नहीं कि हमने रैंप बना दिया तो स्टेप्स को तोड़ देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो क्रचेस पे होते हैं उनके लिए स्टेप्स आर मोर इजी, क्योंकि पैर को थोड़ा खोल के चलते हैं, एंड ड्रैग नहीं करना ड्रैग पड़ता। नहीं करना पड़ता। वेरी गुड। So Stuti, I think you are going to be an expert on barrier free environment after 4 o'clock. So this is, you know, the ramp with handrail. ये दिल्ली हाट से हमने एग्जांपल लिया है। हैंडरेल्स है 2 लेवल्स, छोटे लेवल पे जैसे बच्चे इसको पकड़ के चल सकते हैं, या व्हील चेयर यूजर्स है उसको पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। एक इसमें देख सकते हैं, इट्स ए गुड ओरिएंटेशन क्लू फॉर ब्लाइंड पीपल ऑल्सो, उसको पकड़ के वो आराम से नीचे ऊपर जा सकते हैं। इसमें लैंडिंग है, क्योंकि ये बड़ा लंबा रैंप था। और हैंड रेल्स जो है राउंडेड है। राउंडेड किस लिए होती है? जैसे लेडीज होती है अपना पर्स टांग के जा रही हैं, तो राउंडेड है, तो वो उसमें अगर नुकीला होगा तो वो पर्स फंस सकता है। और बच्चे को लेके कोई चल रहे हैं तो अपनी बातों में मस्त जा रहे हैं। वो पिक्चर बड़ी अच्छी थी गोविंदा की, वो ठा से जाके चोट लगी, और वो नुकीला होगा तो वो चोट लग जाएगी। सो दीज आर राउंडेड एंड ग्राउटेड इनटू द ग्राउंड। ये जो है, जैसे कुछ लोग जो है, जैसे स्पेशली पर्सन्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जब इनिशियल एजेस स्टेजेस होती है, तो पैर, एक पैर रख कर दूसरा पैर ऊपर ड्रैग करके चलते हैं, घसीट के चलते हैं, तो नोजिंग नहीं होनी चाहिए, पैर उसमें फंसता है। नोजिंग मतलब थोड़ा सा सीढ़ियों पर देखते हैं, उसमें 50 मिलीमीटर पुराने जमाने के डिजाइन के हिसाब से, आई से पुराना जमाना, जबकि वो 15 साल पहले ही ऐसा हुआ करता था। तो नोजिंग इज टू बी अवॉइडेड। उसके ऊपर हम लोग साइड में देखिए हैंड रेल देते हैं, कि हैंड रेल दोनों साइड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई चढ़ रहा है, कोई उतर भी रहा है, तो एक को दूसरे की वजह से रुकना ना पड़े। ये दिल्ली मेट्रो के वेलकम स्टेशन से फोटोग्राफ है। यूनिफॉर्म राइजर्स मतलब 150 मीटर का इसकी हाइट होती है, एक अच्छे स्टेप की 300 मीटर का ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब जिसपे हम पाँव रखते हैं। सो 150, 300, 150, 300, 150, 300, 150, 300। क्या बोलेंगे इसको? स्तुति एक बार बोल के दिखाएंगे। 150 इज हाइट, ओके, एंड 300 इज अगेन जो जब पैर रखने की जगह, राइट। 150 इज नीचे 150 मिलीमीटर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 300। ओके, सो दिस इज 300। हाँ, और सारी सीढ़ियां, दिस इज 150। या तो सारी सीढ़ियां फिर ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि 150 की एक है तो दूसरी 200 की होगी। नो, यूनिफॉर्म राइजर्स। हैंड रेल्स आर 2 लेवल्स, राउंडेड है, चोट नहीं लगेगी, बच्चों को भी चोट नहीं लगेगी। लेडीज साड़ीज पहनती हैं, अपना बैग कैरी करती है, उनको नहीं लगेगा। ग्राउटेड इन द ग्राउंड है कि किसी को चोट नहीं लगेगी, अचानक बीच में गैप होगा तो गिरेगा भी नहीं। और डायमीटर ऑफ हैंड रेल्स वो ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उसको ग्रिप कर सके, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। अब लिफ्ट की जब हम बात करते हैं, लिफ्ट जो है, मान लीजिए आपका ऑफिस 5 मंजिला या 6 मंजिला है, मान लीजिए 3 मंजिल ही है आरसीआई की बिल्डिंग। कोई भी व्यक्ति जो है, जो यहाँ पे भी कार्य करता होगा, मेरा ये मानना है अधिकतर व्यक्ति वो लिफ्ट का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अगर दिन में उनको 10-15 बार या 8 बार ऊपर नीचे जाना है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो इस चीज पे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि मैं सीढ़ी से जाऊं और हाफता हुआ फाइल लेके ऊपर जाऊं।
they'll prefer to conserve their energy कि I have to meet my officer, I have to go for recording, I have to go for some reason, so I should look fresh. और unnecessary अपनी energy को नहीं waste करना चाहेंगे. So they'll prefer lift. So lift benefits everyone. उसके अंदर अगर आप lower level पे जैसे I have seen the lift in RCI building, it's a good one. Signage is there. कंट्रोल पैनल जिस पे आप बटन दबाते हैं वो नीचे है. अंदर जाएंगे, कंट्रोल पैनल आपका दोनों तरफ होना चाहिए आजकल यूनिवर्सल डिजाइन के हिसाब से. शीशा होना चाहिए अंदर. शीशा कंघी करने के लिए भी जरूरत है और अपनी शक्ल देखने के लिए भी जरूरत है. परंतु अगर इस फोटोग्राफ में अगर आप देखें, अगर व्हील चेयर का स्पेस कार साइज का कम है तो व्हील चेयर सीधी जब अंदर जाती है तो मिरर से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पीछे कौन है. ओके. और साथ में जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का, तो वो भी इन द मिरर में भी आप उसको रिफ्लेक्ट होता है. इसमें हैंड रेल्स भी रहती हैं. सो दिस लिफ्ट इन फैक्ट इज अ गुड एग्जांपल. यू कैन सी एक साइनेज है, इसमें ब्रेल इसका प्रोविजन भी है. इसके जो सिंबल्स हैं वो एम्बॉस्ड हैं. ये भी दिल्ली मेट्रो से हमने एग्जांपल लिया था. और टैक्टाइल टाइल जो है इसके सामने है, which leads to person with vision impairment. जो ब्लाइंड हमारे फ्रेंड्स हैं, टैक्टाइल टाइल्स उसको वहां तक लेके जाती हैं. सो आई थिंक ये हमारे पास सब एग्जांपल्स हैं. अब जो एक नेक्स्ट स्लाइड हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये घर के अंदर जापानीज में मैंने इनफैक्ट आई हैव ऑब्जर्व्ड इट माई सेल्फ. हमको चांस मिला हमामात्सु में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का और अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने का. तो ये जो लिफ्ट जो है छोटे लेवल के लिए भी उन्होंने लिफ्ट बना रखी है. ये अभी एक स्वप्न है हमारे भारत के लिए, हमारे रिसोर्सेस के बाहर है. लेट माई नेशन बी अ डेवलप्ड नेशन. वी हैव गॉट एनफ ऑफ मेंटल रिसोर्सेस, फैकल्टीज. हमारे देश में बहुत दमखम है, हमारे बहुत ब्रेन्स हैं. ये चीज इंडिया में भी आएगी जहां जहां जरूरत होगी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं. नाउ साइनेजेस, व्हेन वी कम टू साइनेजेस, एक देखिए 3 लोग एक ही तरह से हैं. एक सीधा व्यक्ति खड़ा है, नॉर्मल हाइट वाला, एवरेज हाइट वाला. एक सीटेड पोजीशन है, आई नॉट यूज द वर्ड व्हील चेयर यूजर. एक व्यक्ति जिसको टेम्पररी एलिमेंट है. तो साइनेजेस ऐसे लेवल पे होने चाहिए जो तीनों के लिए बराबर उपयोगी हो. ये ना हो कि मेरे को नीचे देखना पड़ रहा है, ओ भाई मेरे लिए स्पेशल, नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लार्ज प्रिंट हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्स्ट सिंबल्स हो. साइनेजेस का तो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है. अगर कोई किसी बड़े शहर में गया और एक साइनेजेस अगर आप फ्लाईओवर के उड़ा दो तो उसके बाद क्या होगा, ये तो अल्लाह जाने, मौला जाने और भगवान जाने और जीसस जाने. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. काफी कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं टेक्स्ट सिंबल्स और देयर बैकग्राउंड के प्रेस करना, लेकिन लार्जली यूज्ड इज डार्क ब्लू एंड व्हाइट. दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल कलर. आप कहीं भी विजिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे इसमें ज्यादा साइनेजेस आपको मिलेंगे. जैसे हम लोग एक्सेस सिंबल की बात कर रहे थे, जो आपने फर्स्ट हाफ में बताया था, जो बैरियर्स का कि ये साइनेज का बड़ा अच्छा से आपने उसको डिस्क्राइब किया था कि साइनेज इनफैक्ट इस तरह के होते हैं जब व्हील चेयर यूजर्स के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए फैसिलिटीज होती है. टेलीफोन के लिए होते हैं, डायरेक्शनल साइनेजेस होते हैं, लिफ्ट गोज अप, लिफ्ट गोज डाउन इसके होते हैं, पार्किंग के लिए साइनेज होते हैं. इसका प्रोपोर्शन रहता है, डिस्प्ले कंडीशंस, वो सब आपको ये एक्सेस फॉर और सेकंड एडिशन ट्रेनिंग मैनुअल में आपको मिल जाएगा. इसके लिए ये एक काफी हाई-फाई डिजाइन हमने देखा था. एक पूरा एक सेंटर है. इट्स अ बिग कन्वेंशन सेंटर इट्स इन जापान. इसमें एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी ये ध्यान में रखता है. तो फोंट साइज है इसमें. अगर आप छोटी नेक्स्ट करके देखते हैं, वो आती है स्लाइड शायद. यस, ये जो चीज है, ये टॉयलेट के अंदर यूरिनल्स कहां पर है, क्यूबिकल्स कहां पर है, टॉयलेट सीट कहां पर है, तो ब्लाइंड लोगों के लिए उसका भी एक लेआउट उन्होंने बाहर लगा के रखा हो. सो दिस इज, एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. And it's a tactile information. It's a tactile information. Okay. And it benefits persons with vision impairment, which is very good and which we can easily, हम अपने देश में इसको कर सकते हैं. और जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट एंटरिंग ए बिल्डिंग, इट अबाउट सेफली गेटिंग योरसेल्फ इवैक्यूएटेड.
तो पहले है कि भैया जो चीज है, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. दिस इज फर्स्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन इमरजेंसी इवैक्यूएशन. अब कभी आप अगर नोटिस करें नेक्स्ट टाइम कहीं जाएं तो सीढ़ियों के पास हम कुछ एरिया खाली छोड़ देते हैं. उसको हम कहते हैं फायर रिफ्यूज एरिया. उसके वहां पर हम 2 प्लास्टिक या कोई चेयर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि व्हील चेयर यूजर को ट्रांसफर करना, चेयर पे नीचे लेके आना मुश्किल होता है. और सीढ़ियों के पास ही क्यों? क्योंकि जो भी आपको सपोर्ट आएगा वो सीढ़ियों के रास्ते से आएगा. आजकल कंपलसरी हो गया फायर रेजिस्टेंट लिफ्ट्स. जो ऐसी अगर कोई फायर की सिचुएशन आती है तो फायरमैन दे कैन यूज दैट. सो फायर रिफ्यूज एरिया, इट इज जनरली इक्विप्ड विद 2-way कम्युनिकेशन. उस पे कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है. आप बटन प्रेस करिए, सारे फ्लोर्स पे आई एम स्टक हियर, आई एम स्टक हियर, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज इवैक्यूएट मी. सो सारे फ्लोर्स पे अनाउंस हो रहा है, नीचे मेन उस पे जा रहा है, तो आपकी लोकेशन पता चल जाती है. साइनेजेस क्लियर होना चाहिए, फायर एग्जिट कहाँ पर है. फ्लैशिंग बल्ब्स होने चाहिए ताकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड को पता चल जाए. ऑडियो सिग्नल्स, जैसे हम लोग जोर से हूटर बजाते हैं तो फायर की सिचुएशन में, सो दैट एवरीवन गेट अलर्टेड, सब लोग समझ जाते हैं. तो ये सब चीजें जरूरी हैं. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेनिंग का. जो भी उस ऑफिस को या जो भी उन प्रेमिसेस को देख रहे हैं, जो उसका रख रखाव के हैं, मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के हैं, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट के हैं, या स्टाफ भी है, उनके लिए फायर इवैक्यूएशन सेफ्टी ड्रिल होना बहुत जरूरी है. और मैं तो इस पॉइंट का हमने इसमें नहीं लिखा है. जो मेरे फ्रेंड्स जो जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हैं, बिल्कुल बेचिंतित होकर जाइए. ये प्रश्न पूछते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में हमारी सेफ्टी कैसे होगी. आजकल फायर लिफ्ट्स, रेजिस्टेंट लिफ्ट्स बन गई हैं, तो उनसे नीचे निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. और सेकेंडली, यू इन्फॉर्म ऑन विच फ्लोर यू आर गोइंग एट द रिसेप्शन, ताकि आपकी लोकेशन जो है वो पता रहे कि आप कहाँ पर हैं. तो ये फायर एग्जिट के जैसे साइन थे. I think safety का point is definitely one of the main points that we should always keep in our mind. अब एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूंगा. दिस इज डोर बेल मे बी कनेक्टिंग विद द फ्लैशिंग बल्ब. ये एक हमने दिल्ली में एक ऑफिस है, वॉलंटियर सर्विसेज ऑफ ओवरसीज, प्रेस करना इसको. तो उसपे क्या था, हियरिंग इम्पेयर्ड लोग जहाँ काम करते हैं, बाहर से बेल बजी, ये तो उधर से हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रेंड को बल्ब से पता चल के डोर पे कोई है. अब तो ये कॉमन चीज है. हाँ, this is something दिस इज व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस कांसेप्ट 7-8 साल पहले. अब तो मोबाइल्स हैं, वाइब्रेटिंग मोबाइल्स हैं, बाहर से फोन कर दिया, अंदर वो वाइब्रेटिंग टोन से मालूम चल जाता. और एसएमएस से बात करते हैं. शर्मा जी बात कर रहे थे लीवर हैंडल्स की, जैसे हम जब बैरियर्स की बात कर रहे थे, तो ये देखिए जो अपनी कोहनी से, शी इज नॉट अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इस पिक्चर के अंदर, उसमें शी इज अ पर्सन विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी. दोनों हाथ उसके उस समय ऑक्यूपाइड है, तो वो अपने कोहनी से वो खोल रहे हैं. तो लीवर टाइप हैंडल रहेगा तो खोलना आसान रहेगा सबके लिए. और पब्लिक डीलिंग काउंटर्स जो है वो नीचे लेवल पे रहने चाहिए, वो ऊंचे नहीं रहने चाहिए. मतलब एक तरफ आप ऊपर रख सकते हैं, दूसरा जो है 800 मिलीमीटर की हाइट पे रख सकते हैं. टेलीफोन आप कर सकते हैं, या आपको राइटिंग टेबल या राइटिंग सरफेस चाहिए, इस तरह से जैसे खाने की टेबल है या कैफेटेरिया जहाँ सेल्फ सर्विस है, जहाँ सेल्फ सर्विस हो. इसमें मैं फिर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शादी या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो मेनी ऑफ देम दे डू नॉट रिलिश देयर फूड. क्योंकि क्या होता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, तो आपके लिए परोस के ले आओ. तो व्हाटएवर इज गिवन टू देम दे हैव टू सेटिस्फाई. सो व्हिच इज रियली एक मजा नहीं आता. स्वाभिमान की बात नहीं है, डिग्निटी की बात नहीं है. स्वयं जाके अपनी पसंद से, अगर आलू मटर खाना है तो आलू मटर खाए, गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन खाए, किसी और की चॉइसेस नहीं है. तो एक्सेसिबिलिटी इफ इट इज देयर, इट इंक्रीजेस, इट डेफिनेटली इंक्रीजेस योर ऑप्शंस, खाने के मामले में हो चाहे किसी के मामले में. तो जैसे पब्लिक यूटिलिटीज की हम बात कर रहे थे, तो टेलीफोन्स भी उसमें आता है कि टेलीफोन्स अगर बाकी सब ऊंचे हैं तो एक ऐसे लेवल पे हो जिसपे व्हील चेयर पे जो व्यक्ति है वो भी उसको यूज कर सके,
और जो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड है, जिसकी हाइट छोटी है, वो भी उसको यूज कर सके। तो ये दोनों के लिए पर्पस सर्व करता है। ये एक्सेसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। नेक्स्ट, कुछ जब हम ओपन स्पेसेस छोड़ देते हैं सीढ़ियों के नीचे, तो वो चोट लगने के कारण बन सकते हैं। तो हमको इसको कवर करके थोड़ा सा रखना चाहिए, प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। ये तो जो चीज है, जिससे कुछ एक्सेसिबल फीचर्स की जो बात करते हैं, अगर बेड के पास हम सारे स्विचेस दे दें फॉर अ पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसी का स्विच हो जाए, दूसरे स्विचेस हो जाएं, तो बहुत बढ़िया रहता है। ये कैसे खोलते हैं, ये मूवी फाइल्स हमारे कुछ काम नहीं कर रही है। ये भी कुछ काम जैसे ट्रांसफर्स की हैं। जो इस पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं, ये है तो विदेश का, लेकिन एक होटल ने इसको स्टार्ट किया है। इसमें जो हम दिखाना चाह रहे थे, इसमें वॉश बेसिन जो है, एक कोने से दूसरे कोने तक उस सीट तक पहुंच जाता है। कुछ कारणवश में इसको प्ले नहीं कर पा रहे हैं, और इसको फैमिली टॉयलेट हम कहते हैं। जैसे देखिए, बच्चा भी बैठ सकता है, ऊपर लेट लगा दिया तो बड़े के लिए हो गया, हैंड रेल्स हो गई, पीछे बैक सपोर्ट हो गया। एक जमीन पे मैं आप चीज को ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक छोटा सा काला सा बटन सा स्पॉट है। दैट स्पॉट इनफैक्ट इज द फ्लैश वॉल। ये मैंने जापान मेट्रो स्टेशन पे देखा था कि उसमें आप, बिकॉज जापानीज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन, तो वो अपने पैर से उसको फ्लैश को दबाते थे और सारा क्लीन हो जाता था। यू नो, दीज आर द आइडियाज। आप कहीं कुछ भी सोच लीजिए, आप दिमाग को तो रोक नहीं सकते, आप उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को रोक नहीं सकते हैं। दीज आर वेरी गुड। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉयलेट्स के हम और भी देख सकते हैं। कुछ हमने जो ऊपर जो टॉयलेट है, ये हमने वीएसओ के ऑफिस में पहला एक्सेसिबल टॉयलेट बनाया था, एल शेप ग्रैब बार वगैरह लगा के। तो दीज आर द टॉयलेट डिजाइन। ट्रांसफर्स कैसे कर सकते हैं, वो साथ में वो लगा के। ये एक जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, इसकी वेबसाइट भी है, एक टोटो, TOTO। ये टॉयलेट्स के ऊपर एक स्पेशली जो जापानीज कंपनी है, जिसने काफी एडवांसमेंट किया है। तो जो मेरे फ्रेंड्स टॉयलेट्स के क्षेत्र में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो गूगल में जाके टोटो डालें, तो आपको काफी डिजाइन ऐसे मिलेंगे। ये सीट एडजस्टेबल है, जैसे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो फ्रेंड्स हैं, वो उसमें सीट एडजस्ट कर सकते हैं टॉयलेट के अंदर। तो इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है। अब अगर हाथ में साबुन लगा हो, तो आपको जो भी टाइट जो हैंडल जो है वो खोलने में दिक्कत होगी, तो लीवर टाइप हैंडल जो है वो आपको आसान रहेगा। या आजकल इंफ्रारेड है कि चलिए जी, हाथ नीचे किया तो पानी अपने आप आ गया। This is also something which is quite common these days. Yeah. These are shower cubicles. ये जो इसको देख के जब मैंने अपने टीचर से सीखा था 2002 में, बैंकॉक में हमारी जब ट्रेनिंग थी, तो इस प्रेजेंटेशन को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने इंडिया आके अपने ऑफिस में 4 दिन के अंदर 65 बार देखा था। इट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग कि आप ऐसी एडवांसमेंट्स देख रहे थे कि जो हम सोचते हैं कि कल्पना थी। खैर, मेट्रो भी हमारे लिए कल्पना थी, वो भी अब सत्य हो गया है। लो फ्लोर बसेस हमारे लिए कल्पना थी, वो भी सच हो गया है। बस स्टैंड हमारे लिए कल्पना थे, वो भी सच हो गया है। ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन हमारे लिए कभी कल्पना थी, वो भी अब सच हो गया है। तो कल्पना और सच ज्यादा दूर दूर नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, जरूर चेंज होगा। यूनिवर्सल डिजाइन इट्स नॉट अबाउट महंगी महंगी चीजें हों, उसमें हम लोकली जैसे यूनिवर्सल डिजाइन की जो बात करते हैं, वॉश बेसिन 2 लेवल्स पे कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो मिरर जो है वो इंक्लाइंड है, तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है। यूरिनल्स एट 2 लेवल्स है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एट 2 लेवल्स। So this is about the universal design, and access benefits everyone, whether it's a small child, whether it's a family with young children, whether it's a senior citizens, whether it's a person with disabilities. Universal design की मैं आपको एक definition देना चाहूँगा, जैसे it benefits everyone, whether a person is short or tall, whether a person is frail
or obese, whether man or a woman, child or a senior citizen, it benefits everyone. So universal design is a design which is made for all. ये पूरी लाइफ साइकिल का, एक बच्चे के जीवन से लेके पूरे के पूरे उसके बुढ़ापे तक एक अच्छा सा जीवन. So that is what about universal design and barrier free environment is all about. बिफोर वी मूव ऑन और हमारे इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं. क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है. मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है. प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है.
जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं। और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। Yeah. ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल मॉडिफिकेशन दैट कैन बी डन इन द एनवायरनमेंट टू मेक इट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इन ट्रू सेंस, एंड दैट टू फॉर एवरीबॉडी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर एनी पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। सो सर, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, बैरियर्स की, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी, सो there's a general kind of a perception prevailing in the society, general myths हैं सबके, reality कुछ और है। so what are the what do you think कि किसी भी layman का एक perspective क्या है इस accessibility को लेके? स्तुति, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक जो हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, एक एक्सेसिबिलिटी की जो बात कर रहे थे, या अडेप्टेशंस की जो हम बात करते हैं, तो हमने अपने आपको अभी तक ना रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। अभी भी हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमको इस टॉपिक का नाम यूनिवर्सल डिजाइन रखना चाहिए था। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट सिर्फ समझाने के लिए अच्छा है। हम लोग एंड इंडिया, हम लोग इस चीज में एडवांटेज पर हैं कि जिस पे जापानियों ने बहुत साल सर खपाया, अमेरिकियों ने बहुत साल सर खपाया, फ्रांस वालों ने बहुत साल सर खपाया, उन्होंने जो चीजें एक्सपीरियंसेस गेन किए वो हमको इन वन गो एक तरह से रेफरेंस मटेरियल की तरह मिल गए। अब हम उनके साथ ही एक तरह से खड़े यूनिवर्सल डिजाइन की बात करने के लिए। वी शुड फॉरगेट अबाउट बैरियर फ्री मॉडल्स नाउ, वी शुड फॉरगेट अबाउट एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में फिर ऐसा लगता है कि कुछ खास वर्ग समूह के लिए, कुछ समाज के कुछ खास वर्गों के लिए, सबके लिए नहीं। यूनिवर्सल डिजाइन इज सबके लिए। तो जैसा कि अभी हम लोग आपसे लास्ट में हमने चीज जहां पर डिबेट को छोड़ा था, उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि यूनिवर्सल डिजाइन जो है, इट बेनिफिट्स एवरीवन, वेदर इट सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गवार हैं, वुमेन इन ए फैमिली वे, गर्भवती महिलाएं हैं, पर्सन्स विद टेम्पररी एलिमेंट, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ चोट हो जाती है, मेडिकल कंडीशंस लाइक हार्ट कंडीशंस है, आर्थराइटिस है, फैमिलीज विद यंग चिल्ड्रन, पीपल कैरिंग हैवी लगेज। आजकल लैपटॉप और एक हाथ में सामान लेके तो हर कोई घूमता नजर आता है, बच्चे, चिल्ड्रन। एंड यूनिवर्सल डिजाइन इज बेसिकली इट बेनिफिट्स एवरीवन, वेदर इज अ शॉर्ट पर्सन or a tall person. We have to design one plan for them. It's not that for a taller person we have to design something extra. ये छोटे के लिए नहीं। तो यूनिवर्सल डिजाइन सबके लिए बात करता है, शॉर्ट और टॉल हो, पतला हो या बहुत मोटा हो, मैन हो या वुमेन हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी भी, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, दैट डिजाइन शुड बेनिफिट एवरीवन। और जो एक मुख्य बात जो है, जो मैं चाहूंगा सभी जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को जो प्रमोट करते हैं या जो इसके जानने के बारे में इच्छुक हैं,
I still believe and strongly believe, as long as we talk of special provisions or special design provisions for special people, it segregates. जब तक हम बात करते रहेंगे स्पेशल प्रोविजंस कुछ खास स्पेशल व्यक्तियों के लिए, हमारी मनस्थिति या माइंड के कहीं से सबकॉन्शियस माइंड में वी आर थिंकिंग दे आर डिफरेंट, तो हम उनको समाज से अलग करते जाते हैं. वेयर एज यूनिवर्सल डिजाइन विच इज इंक्लूसिव इन नेचर, जो समाज के सब लोगों को ध्यान में लेके चलता है, तो दैट इंटीग्रेट्स. सो वी शुड टॉक अबाउट द यूनिवर्सल डिजाइन विच हैज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट. And there is one thing last which I would like to discuss with you. People, they generally ask us whenever we go for some conferences, many of them, in the beginning they used to ask कि भाई accessibility के बारे में why should I be concerned? How it's going to benefit me? मैं चल सकता हूँ, हट्टा करता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे पड़ोसियों में कोई नहीं, मेरे बच्चों में कोई नहीं, मैं किसी चीज की मुझे कोई बीमारी नहीं है. Gentlemen, why should I be concerned? This is the question. It's a safe investment for one's own future. आज जिस उम्र में आप हैं, मेरी उम्र भी 45 साल हुई, कभी मैं भी 20 साल का था, 45 हुई, बढ़ती जाएगी. एजिंग के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर वंस ओन फ्यूचर. अगर आज आप एक्सेस की बात करेंगे, जैसे हम बैंक में कुछ पैसा डालते हैं और उसका जब रिटायरमेंट के टाइम पे या 60 साल की उम्र में जाके उसका पेंशन हमको मिलती है, या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसका हमको जब ब्याज मिलता है, तो ब्याज इज द बेनिफिट. आपने अपने किसी दुख भरे समय के लिए या कष्ट भरे समय के लिए रखा है, बिकॉज यू कैन बी अ पर्सन विद reduced mobility at any point of time. So accessibility, talking about accessibility as a safe investment for one's own future. Man is a very selfish animal. सब लोग का अपना selfish interest होता है. So we have to hit that. कि वो चीज है. Secondly, लोग कहते हैं कि भैया access जो है it's a very costly. ओह मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा. ये बहुत बड़ी भ्रांति है. It's a myth. When Delhi Metro was coming up, एक स्टेशन का कीमत था 20 करोड़ रुपया, एक लिफ्ट का कीमत था शायद 20 लाख रुपया. तब ऑस्ट्रेलिया से उसके लिए गाइडिंग टाइल्स मंगाए गए थे, उनका कीमत शायद 30 लाख के करीब था. लिफ्ट सबको बेनिफिट करती है, गाइडिंग टाइल्स आई बिलीव के येलो लाइन है, लेकिन वो भी एक सबको ब्लाइंड लोगों को तो करती है, पर दूसरों को भी राहत दिखाती है. तो 20 करोड़ में 64 लाख रुपया कितना प्रतिशत हुआ? It's 0.001, something like that. So when you include the things in the planning stage itself, कॉस्ट की तो बात ही नहीं मैं मानता कि ये इशू ही irrelevant है. जब वो किसी को भी किसी भी समय कहीं पे भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को बेनिफिट करता है, तो कॉस्ट की बात करना होगा. हाँ, जब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, उसमें कुछ रेट्रोफिटिंग्स करनी है, तो उसमें टोटल बिल्डिंग का शायद 1 से 2 से 3% मैक्सिमम खर्चा हो सकता है. जैसे दिल्ली हाट में हमने जब चेंजेस किए तो उसका हार्डली 10 लाख रुपए खर्चा आया, रैम्प्स और टॉयलेट बनाने का, साइनेजेस लगाने का. एंड दिस इज जस्ट नेग्लिजिबल. अगर आप देखें कि उसका टारगेट ऑडियंस कितना है, तो इट्स बिकम्स नेग्लिजिबल. वो बिल्कुल पीनट्स, एक मूंगफली के दाने के बराबर की बात हो जाती है. एंड हाउ इट बेनिफिट्स मी, भाई मेरा क्या होगा? व्हेन वी गो टू सम कॉर्पोरेट हाउसेस या कुछ से बात करते हैं, तो जहां पर एक्सेसिबिलिटी होती है, वहां जो व्यक्ति डिसेबिलिटी वाला कार्य करता है, वो उसके एनवायरनमेंट से इतना बंध जाता है कि उसको लगता है कि हाँ, मेरा अगर आना जाना सुविधाजनक है, मैं यहाँ पे टॉयलेट भी जा सकता हूँ, कैंटीन भी खाना भी खा जा सकता हूँ, तो ही बिकम्स अ वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय. मेरा तो ये मानना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑल आर वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉयज. एंड ऑल्सो इट लीड्स टू इंक्लूजन. तो इंक्लूजन इज द की वर्ड, कि सब लोग मिलके उस एक ऐसे समाज जिसमें सभी हम डिसेबल्ड लोग को अलग समझे ही ना. तो मैं तो इतना ही अभी कहना चाहूंगा. आई थिंक वी शुड कम अप विद समथिंग मोर. आई वांटेड टू से एक तो एडवोकेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड, कि आप किस बात को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, कैसे लेके जाते हैं. इट्स गुड टू बी एन एक्टिविस्ट, ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जरूरी है,
परंतु अगर हम अपनी उसी बात को एक आंसर के साथ किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारी बात को अच्छा सुनूंगा। एक बेटर एडवोकेट बनने का प्रयास मैं कहूंगा कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में अभी हमें काफी लोगों की जरूरत है जो इस इशू को लेने की, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एरिया जो है इट्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने बड़े देश को जहां पर पहाड़ भी हैं, जहां पर नदियां भी हैं, जहां पर समुद्र भी है, हर चीज को सिर्फ एक छड़ी से हम लोग एक्सेसिबल नहीं बना सकते। सबका सहयोग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लिमिटेशंस को समझना चाहिए। लास्टली आई विल से कि एक एटिकेट्स की बात होती है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स की, एक्सेसिबिलिटी का एक प्रश्न है कि व्यक्ति को हम टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करते हैं। हम लोग हैंडीकैप्ड वर्ड ना यूज करें, हम लोग क्रिपल्ड वर्ड ना यूज करें, किसी को चुभाने वाला ना करें। इंस्टेड वी शुड यूज द वर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन शुड बी गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस, उस पर ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। एंड एस्टेब्लिश योर कन्वर्सेशन विद the person who is with disability directly and not through the accompanying persons. एक dignity की बात होती है, एक self respect की बात होती है, and never take it for granted that a person with disability needs your help or support. पहले उससे पूछ लीजिए, मेरा नाम यह है, क्या मेरा नाम स्तुति है, क्या मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ जरूरत है तो शिष्टता के नाते देन पेशेंस और पोलाइटनेस जो एक मुस्कुराहट जीत सकती है, वो बड़े बड़े दुश्मनों को हरा सकते हैं अपनी मुस्कुराहट से। और व्हीलचेयर किसी की जिंदगी का एक स्पेस है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। जैसे अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके ऊपर पैर रख के ना खड़े होइए व्हीलचेयर पे, उस पर लीन ना करिए। शिष्टता के नाते घनिष्ठ मित्र है तो वो जैसे आप मर्जी जब से डील कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स 1-to-1, जस्ट रिस्पेक्ट दैट स्पेस। और अगर जो व्यक्ति मेरा फ्रेंड जो बोल नहीं सकता, उसके लिए अगर कभी आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप चिट्स का प्रयोग करिए, साइन लैंग्वेज का करिए, SMS का करिए, सेल फोन का यूज करिए। सो दीज आर द थिंग्स एंड आई थिंक वी शुड रैप अप द प्रेजेंटेशंस एंड द डिस्कशंस। एंड हम लोग कुछ और जस्ट जनरल बात करना चाहेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस कुछ आते हैं या शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में अभी विचार उठ रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के Before बारे we में। wind up today's session, I would just like to ask you one more question. कि you just gave us an example of activist कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे NGOs हैं जो disability की field में काम कर रहे हैं and they're working for the rights of persons with a disability. But suppose there's a person who's disabled himself, isn't it important for him also to know कि what are my rights and मेरी क्या responsibilities हैं, क्या rights हैं? So in that situation, where should that person go, to ask? देखिए, ये एक NGOs जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक लिंक रहते हैं गवर्नमेंट और कॉमन मासेस के बीच में। तो जो NGOs जो है उनका रोल काफी बढ़ जाता है, एक मीडिया का रोल काफी बढ़ जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट का। और मैं तो ये मानता हूं कि पैम्फलेट्स या पोस्टर से ज्यादा जो पब्लिसिटी जो माउथ से होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अगर एक व्यक्ति के पास कुछ इंफॉर्मेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पास, वो दूसरे से जरूर शेयर करें। आपके पास इंटरनेट है, आप उससे भी अपने बारे में जान सकते हैं। पर मैं ये कहूंगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यस, उनके राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके राइट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनके बिहाफ पे जो लोग उनको प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं उसमें थोड़ी सी जेन्युइननेस और ज्यादा रहनी चाहिए। एक्टिविस्ट का मतलब मेरे कहने का ये कि आप सभी अपने अधिकारों से वाकिफ हैं, लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ या यूनिवर्सल डिजाइन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है, मैं किसी के पास गया, ये मेरा हक है, मुझे दो। उस व्यक्ति ने, ये हमारे साथ हुआ। आपको मैं किस्सा बताता हूँ, मुझे याद आ गया। सफदरजंग टूम के अंदर स्टीफन हॉकिंग्स आया था, बहुत मीडिया ने शोर मचाया था, किसी पर्टिकुलर 2-3 लोगों ने और शोर मचाया था, तो हम लोग भी उनमें शामिल थे। हम लोग उसके बाद तभी एमेच्योर एडवोकेट्स, एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट नहीं बने थे। एडवोकेट इज ए वेरी पॉजिटिव टर्म। तो सिन्हा साहब सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे,
तो मैं और अंजलि उनके पास गए, मुझे अभी भी याद आता है वो दिन। तो 55 साल की उस व्यक्ति की उम्र थी। उसने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुना, हमने कहा यहाँ पर रैंप होना चाहिए, टॉयलेट स्लिपरी है, गलत बन गया, मीडिया में आ गया, ये हो गया, वो कि सहदेवा जी मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, सब लोगों ने मुझे गालियां दी, सब लोगों ने कहा ये गलत है, पर किसी ने आके मुझे ये नहीं कहा कि सही क्या है और कैसे करना है। और कैसे करना है। उस दिन के बाद से मैंने कानों को हाथ लगाया कि कभी भी मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा, ना अपने जो जानने वाले हैं उनको करूंगा। और हमने उनको डिजाइन दिया। मजे की बात है, मैं एडमिट करता हूँ, जो डिजाइन दिया हमसे उनमें एक छोटी सी गलती हो गई उन्होंने, लेकिन उसी डिजाइन पे 40,000 रुपये खर्च भी कर दिया टॉयलेट बनाने के लिए। एक्सपीरियंस से उन्होंने लर्न किया। बट वो व्यक्ति, सिन्हा साहब की बात मुझे आज तक नहीं भूली कि सबने मुझे गालियां दी। आई कैन स्टिल सी वो सीन मेरे आंखों के सामने है। मेरे अधिकार की बात की, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाया मुझे क्या चाहिए। अगर आप एक्सेसिबिलिटी की डिमांड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डोर वेट कितनी होनी चाहिए। आप कहते हैं ये मेरा हॉस्पिटल बनना चाहिए मेरे पास में, तो आप उसके साथ उसके बता के चाहिए कि हॉस्पिटल में ये चीजें हैं और ये पॉइंट्स मुझे चाहिए। मैं आपको पूरे 100% आपको उससे कह सकता हूं कि लोग आपकी बात को सुनेंगे। दिल्ली हार्ट के साथ काम किया, डीटीसी के साथ काम किया, एनडीएमसी के साथ काम किया, एमसीडी जैसी संस्था के साथ काम किया। जिसके पास भी आप आंसर लेके गए हैं वो आपकी बात को जरूर सुनेगा। कंप्लेंट्स तो उनके पास रोज आती हैं, एंड देन दे विल पुट द बॉल इन योर कोर्ट, कि पंजाबी में कहते हैं जो बोले वो ये कुंडी खोले। मींस आपने इशू रेस किया, आप हमें बताइए कैसे करना है। दिल्ली हार्ट में टॉयलेट बनाने की बात की, प्रदीप सहदेवा जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने डिजाइन हमसे बैठ के बनवाया, उनका डिजाइन था, उनको दिखाया, ये एक्सेप्टेड, यस, कि संजीव भाई ये हो गया, इसको ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, बना दिया उन्होंने। दिल्ली टूरिज्म के लोगों ने हमको बोला आप आके बैठिए, सामने बनवाइए। आप मानेंगे, हमको वहां पे 6 घंटे हम लोग बैठे, एक एक प्लेसमेंट सामने कराए। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो टॉयलेट गलत है? दिल्ली टूरिज्म के नहीं है, वो यूजर्स की, मतलब हम लोगों की है। तो अभी शर्मा जी जैसे लोग, संजीव जैसे लोग, अंजलि जैसे लोग, सुभाष जैसे लोग, शिवानी जैसे लोग, हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था विकास, वी लॉस्ट हिम इन एन एक्सीडेंट। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। वेरी ग्रेट एक्सेस एडवोकेट, एक्सेसिबिलिटी चलाते थे। तो वी नीड मोर एंड मोर, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स। तो अपने अगर हक की लड़ाई लड़नी है तो अपने आप को इतना काबिल भी बनाना चाहिए कि आपके कोई अधिकारों को, आपके अधिकारों के नाम पे कोई जो पार ना करें, साफ से स्पष्ट शब्दों में, और आप उन्हें हक को सही से यूटिलाइजेशन सही से करें। किसी को गाली देने से कभी नहीं मिलता। कंट्रीब्यूट योरसेल्फ, बी ए प्रोडक्टिव सिटीजन, डोंट थिंक नेगेटिवली, हैव ए पॉजिटिव ओरिएंटेशन। And as a layman person or as a member of society, so what's your take on this? मेरे हिसाब से तो ये है कि हम लोग खुद पहले पॉजिटिव होंगे। अगर हमारी सोच जिस संदर्भ में हमने अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर रियली में करना चाहते हैं, समाज के लिए एक्सेसिबिलिटी फील्ड में करना चाहते हैं, तो अपनी सोच को, अपने खिड़कियां और अपने दरवाजे पहले अपने मन के खोलेंगे। उसके बाद में हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी फील्ड में आया है कि सेम टू सेम बाहर से फॉरेन कंसेप्ट को इंडिया के ऊपर ना थोप दिया जाए। इसको पहले भारतीय समाज में, भारतीय संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। वहाँ से जो चीज़ लाते हैं एकदम से हम यहाँ करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की बात है, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम सही नहीं बैठती इसमें मेरे हिसाब से। और जो हमारे लोग हैं, जो रिसोर्स हैं हमारे, की फिजिकल चैलेंज पर्सन है, जो रूम से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें उनको बाहर निकालना है। उनको हम जब भी बाहर निकाल सकते हैं कि उनके लिए हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उनके लिए रोल उनका स्टडीज रोल में क्या है, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में। उस ड्यूक का एक्सपीरियंस बताइए ना शर्मा जी, ऑडिटिंग का। जैसे हम एक बार संजीव जी बता रहे हैं कि ड्यूक में हमने क्या किया है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं, 70 कॉलेजेस, और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने ये सोचा कि इनको एक्सेसिबल करना है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट आ सकें।
तो उसके लिए हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर उसको एक्सेसिबल ऑडिट किया। एक्सेसिबल ऑडिट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि उसका एनवायरनमेंट, वहाँ पर आदमी जो व्हीलचेयर यूज़र हो, ब्लाइंड पर्सन हो या हेयरिंग इम्पेयर्ड है, वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उसके लिए हम जैसे एक कॉलेज को एक मॉडल के तौर पे लेते हैं, तो उसमें एंट्रेंस देखी गई कि वो एंट्रेंस कैसी है, सूटेबल है, उस एंट्रेंस में जा सकता है कोई व्यक्ति, नहीं जा सकता तो उसमें क्या चेंजेस लाने हैं हम लोगों ने। और अगर ऑफिस में ही नहीं पहुंच पाएगा तो क्लासरूम की तो बात ही दूसरी है। हम 1-2 कॉलेज ऐसे गए जहाँ पे ऑफिस में पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। ऑफिस में आप प्रिंसिपल मैम से नहीं मिल सकते, आप एनरोल नहीं कर सकते, अपने आप को एडमिशन नहीं ले सकते, तो देन आप क्लासरूम की तो बात ही नहीं सोच सकते। उसके बाद हम लोगों ने जैसे देखे वहाँ पर पानी पीने लायक है, हाइजीनिक है, वहाँ पर इन्वायरमेंट, कैंटीन में हाइजीनिक है, कैंटीन में पहुँचा जा सकता है, एक्सेसिबल है, वहाँ लाइटिंग है प्रॉपर। क्या ब्लैक बोर्ड पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर मतलब कि हम लोग इजीली उसे देख पा रहे हैं, उसमें लाइटिंग रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही जैसे आंखों में पड़ती है, खिड़कियां कैसी हैं, हवा कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। हम लोग मतलब कि एक्सेसिबिलिटीज को बहुत बड़े लेवल के ऊपर सोच के, कि खाली मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ एक रैंप बना दिया। अक्सर ये सोचा जाता है कि हमने रैंप बना दिया है, कोई भी आदमी हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आ सकता है। रैंप बनाना तो एक छोटी सी चीज़ है, रैंप एक शुरुआत है। रैंप के बाद में जो हमने उसमें रैंप के साथ में हैंडल लगाए जाते हैं, डोर भी तो रैंप बना दिया, डोर हमारा छोटा है, डोर को बड़ा करना बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, हम लोग रैंप बनाने के बाद टॉयलेट्स, अगर एक एक्सेसिबल पर्सन, मेरे साथ में संजीव जी बैठे हैं, हम कहीं जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेसिबल टॉयलेट है या नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है तो हम लोग वहाँ जाने की सोचते ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे तक अगर हम यहाँ बैठे बोल रहे हैं तो हमें एक्सेसिबल टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी। और मौसम, वेदर, हमारे देश का वेदर कैसा है, अगर बरसात है तो हमें 15 मिनट 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ेगा। अगर एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है तो हमारे संजीव जी भी यहाँ पर ना आ पाते। अगर उनका रिसोर्स हमें यूज करना है, संजीव जी जैसे कितना बढ़िया एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये एक्सेसिबल इन्वायरमेंट और एक सोच में परिवर्तन करना है हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि सोच में परिवर्तन करना है, और ये सोच जब परिवर्तन होगी तो एक्सेसिबिलिटी फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है मेरे ख्याल से। ओके, तो सर दैट वाज ऑल। आपने बहुत सारी बातें आज हमें बताई, जैसे कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात की, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमारे एक्सपर्ट ने अभी बताई, दैट इज़ कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो एडेप्टेशंस करनी है या जो मॉडिफिकेशंस करनी है वो सिर्फ ऊपर के लेवल्स पे नहीं करनी, इट हैज़ टू बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टिल द हायर लेवल्स। फिर वो चाहे बेसिक सी लिफ्ट की बात है या बेसिक से टॉयलेट्स की बात है, एंड देन यू नो जैसे मेट्रो का हमने एग्जाम्पल लिया था या फिर लो फ्लोर बसेस का एग्जाम्पल लिया था। सो इट हैज़ टू बी स्टार्टेड, it has to be started from very basic level first, and then we learned what's the importance about the signage and contrast क्या होने चाहिए साइन सिस्टम में, what is the exact ratio, जो एवरेज रेशो की हमने बात की थी किसी भी रैम्प को बनाने के लिए क्या होती है। देन कर्ब्स का हमें बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन करके हमें बताया था हमारे एक्सपर्ट ने, एंड वाई जो यूनिवर्सल डिजाइनिंग है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इस टर्म पे खास तौर पे हमारे एक्सपर्ट ने एम्फोसाइज किया था, बिकॉज यूनिवर्सल डिजाइनिंग इज समथिंग which should be accessible not only specifically to a person with disability but for all, and that too in true sense. So that was all for today's discussion. Thank you so much for both of you for coming here, and it was a great learned experience that you shared with us today. हम फिर लौटेंगे अगली बार एक नए डिस्कशन और नए एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए RCI का नवशिखर चैनल। थैंक यू। Thank you, Sukh.